फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं। और फार्माकोलॉजी के दो डिवीजन है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि दवाई जब शरीर में जाती है तो उसका किस तरह से मूवमेंट होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ठीक है। और एलिमिनेशन कैसे होता है। ये सारी चीजें हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे हमने 500 mg ड्रग खाई तो ब्लड में कितनी गई, एक्सक्रीट कितनी हुई, और ड्रग का बायोलॉजिकल हाफ लाइफ क्या है, ड्रग ने कितना सस्टेन किया ब्लड में। तो ये सारी स्टडी हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। इसको हम शॉर्ट में ADME भी कहते हैं। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म और ई से एलिमिनेशन। तो ADME की स्टडी हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। मैं आपको इंडिविजुअली तो पढ़ा चुका हूँ, इसको मैं रिवाइज करवा दूंगा कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना। एब्जॉर्प्शन तो आपको पता ही है, जिस भी रूट से हम ड्रग लेंगे तो ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, तो उसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ड्रग का एक्शन देने के लिए साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचना जरूरी है। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है जहां से ड्रग लिया गया है, और साइट ऑफ एक्शन होता है जहां पर ड्रग की जरूरत है। हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है, और मशीन के जिस पार्ट में प्रॉब्लम आती है हम उसी पार्ट को टारगेट करके वहां पर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। या वहीं पर जैसे आपका लेफ्ट वाला ब्रेक वायर, यदि आपका क्लच वायर टूटा है तो आप ब्रेक वायर नहीं बदलोगे, क्लच वायर बदलोगे। है ना। आपके शरीर में यदि आपको हेडेक हो रहा है ना, तो दवाई का वहां जाना जरूरी है। आपके यदि नी में पेन हो रहा है, ठीक है, तो आपकी दवाई का वहां साइट ऑफ एक्शन तक जाना जरूरी है, तभी दवाई इफेक्ट दे पाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहां पर दवाई की जरूरत है वहां पर दवाई ना पहुंच के दूसरे जगह पर जाकर भी एक्शन दे सकती है। जैसे किसी को खांसी आ रही है, कफ का प्रोडक्शन हो रहा है, खांसी उसको एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से आ सकती है। अब खांसी उसको आ रही है तो खांसी कहाँ, रिस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है ना। लेकिन उसका कनेक्शन हमारे ब्रेन से भी तो है। ब्रेन में एक ऐसा सेंटर होता है जो उल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, वोमिटिंग आती है जिससे, CTZ सेंटर। है ना। एक हमारा कफ सेंटर होता है ब्रेन में, कफ सेंटर से कफिंग के रिफ्लेक्सेस आते हैं। रिफ्लेक्सेस मतलब एक रिफ्लक्स आएगा जो जिससे आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और आपका जो साउंड के साथ तेजी से आप एयर को बाहर फेंकोगे। है ना। तो खांसी के थ्रू हमारा जो रिस्पिरेटरी ट्रैक का कंटेंट है, जो कफ बना है ना, उस कफ को बाहर निकाल के एयरवे पैसेज को क्लियर किया जाता है। एयरवे पैसेज को क्लियर करना क्यों जरूरी है, एयरवे पैसेज यदि ब्लॉक हो गया या वहां पर कोई इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो उसकी वजह से इनहेल एक्सहेल पेशेंट प्रॉपर नहीं कर पाएगा, और सांस लिए बगैर तो जिंदा रह ही नहीं सकता कोई। तो एयरवे पैसेज ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो वो ब्लॉक होने का एक कारण ये है कि इन्फेक्शन की वजह से कफ म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है। म्यूकस मेम्ब्रेन में जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं, और वो म्यूकस का प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है, एक होता है प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ का बनना तो जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिव कफ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये किसी भी डस्ट पार्टिकल को, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर की तरफ नहीं जाने देता, है ना, लंग्स में नहीं जाने देता। पर यदि इन्फेक्शन हो जाए तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है। और ये काफी ड्राई हो जाता है, ये थिक हो जाता है, और उसकी थिकनेस की वजह से हमारा जो एयरवे पैसेज है, उस जो हॉलो ट्यूब है, वो हॉलो ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, वो कफ से भर जाता है। तो हमारे ब्रेन से रिफ्लेक्स आता है कि भाई इस कफ को बाहर निकाला जाए। और इस कफ को जब हम बाहर निकालते हैं तो हमें सांस लेने में सुविधा होती है। तो हो सकता है कि कोई दवाई आपके ब्रेन पे काम कर रही हो, है ना, उसका साइट ऑफ एक्शन अब कहाँ हो गया, है ना, उसका साइट ऑफ एक्शन ब्रेन में चला गया। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन जैसे आपके कफ सेंटर को सप्रेस करती है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन आपको पता है, मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया। हम डिस्ट्रीब्यूशन आज समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है।
जब हम बेटा दवाई खाते हैं तो हमारे बॉडी में 10 सिस्टम्स हैं, और हमारे बॉडी में जब दवाई अवशोषित होती है उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दवाई हर कंपार्टमेंट में जाएगी। हमारी बॉडी सेलो टिश्यू से मिलके बनी है, और हर कंपार्टमेंट का पीएच अलग अलग होता है। यूरिन का पीएच अलग है, ब्लड का पीएच अलग है, हमारे लैक्राइमल फ्लूइड का पीएच अलग है, हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का पीएच अलग है। तो पीएच में डिफरेंस होता है। और जब हमारी बॉडी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइट ऑफ एक्शन तक जाएगी। और एक अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन यदि ड्रग का ब्लड में होगा तो ड्रग हमें एक्शन देगी, अदरवाइज ड्रग एक्शन कहाँ से देगी, है ना। हमारे ब्लड में जब तक ड्रग नहीं जाएगी और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, साइट ऑफ एक्शन तक नहीं पहुंचेगी एक अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन के साथ, तो दवाई अपना असर नहीं दिखा पाएगी। तो ये जरूरी है कि दवाई का एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन साइट ऑफ एक्शन पे अवेलेबल रहे, जिससे कि दवाई अपना एक्शन दे पाए। तो किसी भी ड्रग की मूवमेंट की क्वांटिटेटिव स्टडी जो होती है ना, उसी को हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कि कितनी ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे गई, और उसको साइट ऑफ एक्शन तक जाने तक कौन से कंपार्टमेंट को क्रॉस करना पड़ा, है ना। जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू कंपार्टमेंट है, कोई ड्रग जाएगा हार्ट में, कोई ड्रग जाएगा लिवर में, कोई ड्रग जाएगा किडनी में, और फिर वहां पर अपना साइट ऑफ एक्शन पे असर दिखाएगा। अब ये असर दिखाने के लिए उसको क्रॉस करना पड़ेगा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को। और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होती है ये आपको पता है। हमारे बॉडी में सबसे स्मॉल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है सेल, और सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है, ठीक है। इसमें एक पोलर ग्रुप होता है, हेड होता है, टेल होता है। इसमें प्रोटीन होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड का बना होता है। तो लिपिड का बना होता है तो कुछ ड्रग आपके लिपोफिलिक नेचर के होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। लिपोफिलिक का मीनिंग है लिपिड लविंग, और हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर को हीट करने वाला। तो जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल है उसका हमारे बॉडी कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, ठीक है। वो बॉडी में हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, क्योंकि हमारे मेम्ब्रेन भी लिपिड का बना है और वो ड्रग लिपिड को पसंद करते हैं। तो क्या उनको सेल के अंदर जाने के लिए किसी चैनल की जरूरत पड़ेगी, किसी पोर्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं, वो सीधे मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाएगी, और एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। जैसे हमारा जीआई ट्रैक से, ओरल रूट से हमने यदि कोई मेडिकेशन लिया और वो हमारे जीआई ट्रैक में गया, तो जीआई ट्रैक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको वो इजिली क्रॉस करेगा, और इजिली क्रॉस करेगा तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जल्दी आ जाएगा। अब ड्रग का जो मूवमेंट है बेटा, वो यदि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू, तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। पेसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। हमारे बॉडी में यदि कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसमें यदि एनर्जी लगेगी तो वो एटीपी के फॉर्म में कंज्यूम होगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यदि बिना एनर्जी के हो रहा है तो हम उसको पैसिव प्रोसेस कहते हैं। एक्टिव में एनर्जी लगती है और पैसिव में एनर्जी नहीं लगती। तो जो पैसिव डिफ्यूजन होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग का मूवमेंट होता है, ठीक है। हमने जो ड्रग कंज्यूम किया है उसका कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, और वो स्ट्रक्चर में एटम होंगे, एटम मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उस ड्रग का, है ना। और उस पे चार्ज भी प्रेजेंट हो सकता है, पोलर ड्रग होते हैं, नॉन पोलर ड्रग्स हो सकते हैं आपके, है ना। पोलर इन द सेंस चार्ज का प्रेजेंट प्रेजेंट होना, है ना। जैसे NaCl, NaCl जब डिसोशिएट होगा तो Na+ और Cl- बनाएगा। तो ये पोलर हुआ कि नहीं, इस पे चार्ज है ना। Na पे प्लस चार्ज है, और Cl पे नेगेटिव चार्ज है। एनायन कैटायन मैंने आपको बताए होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जिस पे चार्ज प्रेजेंट होता है। तो जैसे आप एस्प्रिन की बात करें,
एस्प्रिन आपने कॉमनली यूज ड्रग है, सुना है आपने एस्प्रिन के बारे में, एज अ ब्लड थिनर यूज होता है ना, हाइपरटेंशन के पेशेंट को ही दिया जाता है। कितना डोज देते हैं हम इसका? 75 mg, है ना, एस्प्रिन का। और प्लेटलेट एग्रीगेशन भी कॉज करता है ये, है ना, एंटी प्लेटलेट एजेंट। तो एस्प्रिन आपका एसिडिक ड्रग है। अब आपको भाई ये पता होना चाहिए एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। एसिड वो होते हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड क्यों है? क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा। प्रोटॉन मतलब H+ आयन। क्या है? तो एस्प्रिन एक एसिडिक ड्रग है। एक चीज याद रखना बेटा, जितने भी ड्रग्स हम यूज करते हैं या तो ये वीक एसिड होंगे या तो वीक बेस होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। जितने भी दवाइयां हम खा रहे हैं या तो ये वीक एसिड होंगी या तो वीक बेस होंगी। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई वीक एसिड दवाइयां कौन सी है। जैसे आपका फिनोबार्बिटोन है, पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, थायाजाइड डायूरेटिक्स हैं। ये जो मैंने आपको तीन चार एग्जांपल्स बताए, ये वीक एसिड ड्रग के एग्जांपल है। वहीं पर यदि हम वीक बेस ड्रग की बात करें तो इसमें लोकल एनेस्थेटिक्स आएंगे। मॉर्फिन है, एम्फेटामीन है, एट्रोपिन है। ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ये वीक बेस के एग्जांपल है। अब हमारे जो ड्रग है बेटा, ये आयोनाइज जब होंगे, है ना, तो क्या इनका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा यदि ये आयोनाइज हो जाएंगे तो? नहीं। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका अनआयोनाइज्ड होना जरूरी है। ठीक है। और आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन मतलब डिसोसिएशन, मतलब किसी मॉलिक्यूल का एटम में डिसोशिएट हो जाना, है ना। जैसे आपका, मैंने आपको NaCl का एग्जांपल दिया। तो NaCl जब तक है तो वो अनआयोनाइज्ड है, और Na+ और Cl- में डिसोशिएट हो गया वो। ठीक है, तो वो क्या हो गया? आयोनाइज्ड हो गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन। और आयनाइजेशन से एटम पे आ जाता है चार्ज। एटम पे आ जाता है चार्ज, है ना। जैसे हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट कितना है? 70% हमारी बॉडी में वाटर होता है। और हमारे बॉडी में सेल के अंदर भी वाटर होता है, सेल के बाहर भी वाटर होता है। सेल के अंदर जो वाटर होता है उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, जो कि 40% होता है। हम इसको शॉर्ट में ICF भी कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो कि 20% होता है, इसको हम ECF भी कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो ECF होता है इसको इसका फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, जो फ्लूइड ब्लड वेसल के अंदर है और जो ब्लड वेसल के बाहर है। ब्लड वेसल के अंदर जैसे ब्लड बहता है, तो ब्लड में भी वाटर होता है, ब्लड में भी फ्लूइड होता है ना। ब्लड एक खुद ही फ्लूइड है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा होता है, और पानी एक पोलर सॉल्वेंट होता है। पोलर का क्या मतलब हुआ? इसके लिए हम पानी के फॉर्मूले पे चलते हैं। पानी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2O। H2O मतलब इसमें हाइड्रोजन के दो एटम हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है बताओ? ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? हम्म। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। नहीं बेटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। H2O, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन पे हो गया नेगेटिव चार्ज और दोनों हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है या नहीं? वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इस पे पोल है, नेगेटिव और पॉजिटिव के। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना, नेगेटिव पॉजिटिव के बिना ही, नेगेटिव पॉजिटिव के बिना दुनिया नहीं चल सकती। ये फॉर्मूला हर जगह काम आता है ना। पोलर मतलब पोल्स, पोल्स मतलब चार्ज। चार्ज क्या होंगे? दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव और पॉजिटिव को यदि मिला दे तो न्यूट्रल हो जाएगा, बस। इससे ज्यादा कुछ है क्या? है ना। कृष्ण ने गीता में कहा है कि सृष्टि त्रिगुणा है। बिल्कुल सही कहा है, केमिस्ट्री भी वही कह रही है।
है ना। केमिस्ट्री आपकी क्लियर होगी तभी आपको ये सब समझ में आएगा, एसिड क्या है, बेस क्या है, बफर क्या है, सॉल्यूशन क्या है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब आपको इसका आइडिया होना चाहिए। सृष्टि त्रिगुणा कैसे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव और न्यूट्रल, हर चीज में तीन गुण होते हैं। हम्म। आप आसपास जितना कुछ देख रहे हो, जितना भी कुछ देख रहे हो, किससे बना हुआ है वो। हम्म। जैसे हमारी बॉडी का स्मॉल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल। आपके आसपास आप जितना कुछ देख रहे हो, इसका क्या स्मॉल कोई यूनिट होगा, और है तो क्या है वो। हम्म। बताओ। आपने कपड़े पहने हैं, उस कपड़ा किसी न किसी मटेरियल का बना है, और उस मटेरियल का सबसे छोटा यूनिट क्या होगा। बताओ। आपके आसपास इतने सारा मटेरियलिज्म है ना, इतने सारे पदार्थ है आपके आसपास, उन सभी पदार्थ का सबसे छोटा यूनिट क्या है, एटम। और एटम के पास तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। होती है या नहीं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है ना। आपका इधर इस तरफ आ जाओ, पीएच स्केल पे, पीएच स्केल आपका होता है आपका 1 से लेके तो 14 तक, है ना। यदि 6 से कम है तो एसिडिक हो गया, और आपका 8, 9, 10, 11, इस तरफ आगे की तरफ बढ़ोगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी, है ना। तो एसिड और बेस दोनों को मिला दोगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं। आप यदि गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाओगे तो गर्म पानी ठंडा होगा या गर्म होगा। हम्म। क्या होगा। गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाओगे तो गर्म पानी गर्म होगा या ठंडा होगा, ठंडा होगा ना। कितना ठंडा होगा, कितना ठंडा होगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। या आप और ज्यादा ठंडा पानी मिला दोगे तो वो भी ठंडा हो जाएगा, गर्म भी, है ना। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ऐसे ही होता है एसिड में। एसिड में यदि आप बेस मिक्स करोगे तो क्या होगा, एसिड आपका न्यूट्रलाइज होगा, और एक आएगा न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट, और उसके बाद फिर यदि आपने और बेस डाला तो एसिड आपका बेस होने लगेगा, है ना। हमारा जो स्टमक है बेटा, इसका एक पीएच होता है, फिक्स्ड पीएच। आपने देखा होगा एसिडिटी, एसिडिटी वर्ड सुना है, मतलब एसिड का बढ़ जाना, हाइपर एसिडिटी। और हमारा जो स्टमक है उसका नॉर्मल पीएच होता है एसिडिक, ठीक है। अब कोई ड्रग यदि एसिडिक है तो वो अनायनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, उसका आयनाइजेशन नहीं होगा, तो वो हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आप एक एसिडिक ड्रग का आपको एग्जांपल दिया था, एस्पिरिन, ठीक है। एस्पिरिन आप ओरल रूट से लेते हो, आपने एस्पिरिन ओरल रूट से लिया, वो आपके स्टमक में गया, जाएगा, स्टमक में जाएगा तो वो स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाएगा क्या। यदि वो अनआयोनाइज्ड है तो वो हो जाएगा, क्योंकि ड्रग का अवशोषित होने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए अनआयोनाइज्ड होना जरूरी है। अनआयोनाइज्ड पता है ना आपको क्या होता है, अनआयोनाइज्ड, है ना। अभी मतलब वो डिसोशिएट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे NaCl, NaCl अवशोषित हो जाएगा, पर वो Na और Cl में यदि डिसोशिएट हो गया तो उसका आयनाइजेशन हो गया, तो अनआयोनाइज्ड ड्रग एब्जॉर्ब होगा आपका, ठीक है। कुछ ड्रग ऐसे हैं आपके बेटा जो आपके इंटेस्टाइन से अवशोषित होंगे, है ना। अब आपको ये सब क्लियर होना चाहिए भाई, मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी, है ना। पीएच भी आपको पता होना चाहिए, आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पीएच बेसिक होता है, और आपका जो स्टमक है उसका पीएच आपका एसिडिक होता है। यदि ड्रग एसिडिक है और इन्वायरमेंट भी एसिडिक है तो उसका आयनाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा। और ड्रग यदि अनायोनाइज्ड रहेगा बेटा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। एब्जॉर्ब होगा तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अब ड्रग हमारा एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ गया, तो ब्लड में हमारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, है ना। प्लाज्मा प्रोटीन जिनको हम कहते हैं, इसमें एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है। तो जैसे ही ड्रग बेटा ब्लड में आता है तो वो प्रोटीन से बाइंड हो जाता है, प्रोटीन से वो जुड़ जाता है ना। अब जब ड्रग प्रोटीन से जुड़ गया
तो इस फॉर्म में ड्रग बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। लेकिन क्या ड्रग यदि प्रोटीन से बाउंड है तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस आसानी से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत बढ़ जाएगा। वो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर साइज वैसे ही हैवी होता है ना। तो जो ड्रग बेटा फ्री फॉर्म में होगा वही एक्शन देगा, ये बात याद रखना है कॉन्सेप्ट। जो ड्रग फ्री फॉर्म में होगा वही एक्शन देगा। अब आप कहोगे सर ड्रग तो प्रोटीन से बाइंड हो गया है ना। तो जैसे जैसे ड्रग कंज्यूम होगा तो वो प्रोटीन बाइंडिंग से फ्री भी होता जाएगा, है ना, और अपना एक्शन देता जाएगा। ठीक है। अच्छा, ड्रग यदि प्रोटीन से बाउंड है तो क्या उसका एक्सक्रीशन होगा किडनी से? नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि किडनी में जो फिल्ट्रेशन होता है वो पोर्स के थ्रू होता है। और पोर्स का एक साइज होता है, एक होल का साइज होगा। वो होल में यदि कोई चीज बहुत बड़ी है तो वो आसानी से पास वहां से नहीं हो पाएगी। तो जो ड्रग हमारा फ्री फॉर्म में रहेगा वही किडनी उसको फिल्टर करके एक्सक्रीट कर पाएगी। ठीक है। तो जो प्रोटीन बाउंड ड्रग है बेटा वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं होगा। ग्लोमेरुलस आपको पता है ना क्या होता है? मैंने आपको जब किडनी का एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई थी, जब आपको बताया था नेफ्रॉन सेल, नेफ्रॉन सेल के पार्ट्स के नाम बताए थे आपको मैंने, उसमें ग्लोमेरुलस होता है, वुमेन कैप्सूल होता है, टीसीटी होता है, लूपोफेनली, डीसीटी, सीडी, कलेक्टिंग डक्ट। अब ये सब आपका क्लियर होना चाहिए बेसिक। नहीं तो मैं तो बोल दूंगा भाई ग्लोमेरुलस, अब आपको पता ही नहीं ग्लोमेरुलस क्या है तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ग्लोमेरुलस से क्या फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन होगा तो बॉडी से ड्रग एलिमिनेट होगी, उसकी फ्लशिंग होगी, बाहर की तरफ जाएगी, वो एलिमिनेशन जिसको हम कहते हैं। तो प्रोटीन से यदि ड्रग बाइंड रहेगी तो वो फिल्टर नहीं हो पाएगी। तो जो ड्रग फ्री फॉर्म में है, मतलब जो प्रोटीन से बाइंड नहीं है, वही ड्रग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और वही ड्रग हमारी बॉडी से बाहर भी निकलती है। ठीक है। क्योंकि प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल होता है, ड्रग यदि उसके साथ बाइंड रहेगी तो वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं हो पाएगी। ठीक है। अब यदि कोई पेशेंट किसी ड्रग का ओवरडोज ले लेता है, उसको टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो हम ओवरडोज की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि वो ड्रग हमारी किडनी से एलिमिनेट हो जाए, फ्लशिंग हो जाए, उसकी एक्सक्रीशन बढ़ जाए ड्रग का। एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा तो ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो उसकी टॉक्सिक इफेक्ट हमारी बॉडी में कम आएंगे। ठीक है। तो इस आधार पे यदि हम चाहें कि कोई ड्रग का आयोनाइजेशन ना हो, है ना, क्योंकि ड्रग का यदि आयनाइजेशन होगा तो ड्रग हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, है ना। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि ड्रग यदि अनआयनाइज्ड है तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और हमारा जो लूमेन होता है, पीसीटी का लूमेन है, प्रॉक्सिमल कल्विनेटेड ट्यूब, इसका जो लूमेन है वहां से ड्रग यदि आपकी अनआयनाइज्ड है तो वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगी, और वो रीएब्जॉर्ब होके फिर से सर्कुलेशन में आ जाएगी। पर ड्रग टॉक्सिसिटी के केस में हम क्या करते हैं, जैसे एसिडिक ड्रग है तो हम उसमें बाइकार्बोनेट दे देंगे पेशेंट को, है ना। जैसे एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी हो गई बेटा, और हम चाहते हैं कि एस्प्रिन बॉडी से जल्दी बाहर निकल जाए, तो हम उसके लिए बाइकार्बोनेट दे देंगे। बाइकार्बोनेट बेसिक नेचर का होता है ना। तो हम पीएच चेंज कर देंगे लूमेन का, और हमने लूमेन का पीएच चेंज किया तो हमारी बॉडी से ड्रग एक्सक्रीट हो जाएगी, है ना। और हम यही तो चाहते हैं कि वो एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है। पीएच पीएच डिपेंडेंट होता है ना। पीएच तो आपको मैंने अभी बताया, एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच, आयनाइजेशन कब होगा, है ना। अब एसिडिक ड्रग है, एसिडिक मीडियम है तो वो आयनाइज नहीं होगी, और आयनाइज नहीं होगी तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्यों नहीं समझ में आया तो बेटा फिर रट्टा मार के याद कर लेना, है ना। ठीक है। आ गया। तो हमारी बॉडी में यदि आपसे कोई पूछे कि भाई ड्रग बाइंडिंग क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, तो आपको उसमें यही बताना है कि ड्रग का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ड्रग जब हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है तो वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाती है। उन प्रोटीन के आप नाम बता सकते हो, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। इस फॉर्म में डिफरेंट कंपार्टमेंट में जाती है। और जो ड्रग फ्री फॉर्म में आ जाती है वही अपना एक्शन देती है, और जो ड्रग फ्री फॉर्म में रहती है वही हमारी बॉडी से बाहर भी निकलती है। अब ये बाइंडिंग का रोल क्या है बेटा? इसका रोल है हमारी बॉडी में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किसी न किसी फॉर्म में तो होगा, है ना, क्योंकि हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके साथ ड्रग का इंटरेक्शन होगा, तो उससे वो कहीं ना कहीं तो बाइंड करेगी, कोई ना कोई इफेक्ट तो आएगा उसका बाइंडिंग के बाद।
तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। इसके थ्रू ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ड्रग साइट ऑफ एक्शन तक जाएगी, और साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग का जो फ्री फॉर्म है वो एक्शन के लिए अवेलेबल होगा, और हमें ड्रग के प्रभाव हमारी बॉडी पे देखे जा सकते हैं। ओवरडोज क्या होता है? किसी भी ड्रग का आवश्यकता से ज्यादा हमारे शरीर में चले जाना, ये ओवरडोज कहलाता है। और ओवरडोज के ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं टॉक्सिसिटी मैनेजमेंट। मतलब टॉक्सिसिटी को हम कम करेंगे, उसको मैनेज करेंगे जो ओवरडोज की वजह से हुई है। तो ओवरडोज को हमें यदि बॉडी से उसके प्रभाव को कम करना है तो ड्रग की कंसंट्रेशन को कम करना पड़ेगा। और ड्रग की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हमको उसके एक्सक्रीशन को बढ़ाना पड़ेगा। और एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए मैंने आपको अभी व्यवस्था बताई, है ना। अब मुझे बताओ, यदि वीक बेस्ड ड्रग है तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे? यदि हमको उसकी टॉक्सिसिटी को कम करना है तो हम विटामिन सी के इंजेक्शन लगा देंगे। विटामिन सी एसिडिक नेचर का होता है ना। सीधी सी बात है बेटा, बेस की टॉक्सिसिटी को कम करना है तो एसिड दे देंगे, और एसिड की टॉक्सिसिटी को कम करना है तो बेस दे देंगे। आगे समझ में? उल्टा, उल्टा ही करेंगे ना। भाई किसी पेशेंट को ठंडी लग रही है तो हम उसको क्या बर्फ की सिल्ली पे लिटा देंगे? नहीं, हम तो उसको रजाई उड़ा देंगे ना। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, हम किसी को गर्मी हो रही है तो उसको रजाई ने ना उड़ा के हम उसको बर्फ दे देंगे। बस वही चीज है। तो ये है आपका ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हमारी बॉडी में ड्रग जाता है बेटा तो वो सभी कंपार्टमेंट में जाता है, यदि वो एक बार ब्लड में आ जाए तो। और अब आप बोलोगे सर वो क्रॉस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो वो डिपेंड करता है उसकी लिपोफिलिसिटी पे। ड्रग यदि हाईली लिपोफिलिक है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में बहुत ज्यादा होगा, है ना। ड्रग यदि हाइड्रोफिलिक है तो उसका एक्सक्रीशन बॉडी से जल्दी होगा, है ना। क्योंकि वही चीजें हमारी यूरिन से बाहर निकलेंगी जो यूरिन में सॉल्युबल होंगी। और यूरिन का कंपोजिशन यदि हम देखें तो उसमें सबसे ज्यादा वाटर होता है। यूरिन में 90-95% तो पानी होता है ना। तो जो हाइड्रोफिलिक ड्रग है उनका एक्सक्रीशन आसानी से यूरिन के थ्रू हो जाएगा। और जो जो लिपोफिलिक ड्रग है उनका बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के जो सेल का मेम्ब्रेन है वो लिपिड का बना होता है। तो डायरेक्टली ड्रग उसको क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, आप समझ में आया है नहीं? कौन सा ड्रग एब्जॉर्ब होगा, आयोनाइज्ड या अनआयोनाइज्ड? ये बस। वेरी गुड, शाबाश, समझ में आ गया आपको। अनआयोनाइज्ड ड्रग एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा ड्रग एक्शन देगा, जो प्रोटीन से बाउंड है वो, या जो फ्री फ्रॉम प्रोटीन है वो? वेरी गुड, जो प्रोटीन से फ्री होगा। अच्छा, ड्रग यदि प्रोटीन से बाउंड है तो क्या उसको एक्सक्रीट कर पाएगी किडनी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत हाई है और ड्रग उससे जुड़ा हुआ है ना। अब आप में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि क्या ड्रग बाइंड हो गया प्रोटीन से तो उसको छोड़ेगा नहीं? अरे बिल्कुल छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा? जब उसकी कंसंट्रेशन इधर कम हो जाएगी तो वो अपने आप ही छोड़ देगा। अब आप बोलोगे सर ड्रग की कंसंट्रेशन कम क्यों होगी? क्योंकि ड्रग कंज्यूम भी तो होगा, ड्रग यूज होगा, है ना। आपने देखा होगा भाई, जैसे ही आपने पानी गर्म किया और आपने वाटर हीटर निकाल दिया, है ना, पानी क्या अपने आप ठंडा नहीं होगा? होगा। क्यों ठंडा होगा? अब आप बोलोगे क्योंकि इन्वायरमेंट ठंडा है। तो शरीर में हमने ड्रग खाया है तो ड्रग कंज्यूम भी होगा। तो जैसे जैसे ड्रग कंज्यूम होगा तो वो प्रोटीन की जकड़ से फ्री हो जाएगा। और जैसे ही इधर ड्रग लगेगा तो वो प्रोटीन को छोड़ के फिर एक्शन दे देगा, है ना। और इसी बीच में खून सर्कुलेट भी हो रहा है। मतलब दवाई एक्शन देगी और शरीर से बाहर भी जाएगी वो, है ना। तो हम कुछ चीजों को बदल सकते हैं। हम चाहते हैं कि भाई ड्रग ज्यादा ले लिए तो उसको शरीर से हम जल्दी भी बाहर निकाल सकते हैं। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई ड्रग है, हमको उसके एक्शन को मेंटेन रखना है तो हम उसको बॉडी से एक्सक्रीट ना होने दे जल्दी। ये भी कर सकते हैं ना। तो ये सब बेटा, हमारा जो दिमाग है, फार्मासिस्ट ऐसे ही ड्रग को डिजाइन करते हैं, है ना। और दवाइयों के साथ फार्मासिस्ट ऐसे ही खेलते हैं। और जो R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहां पर फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट ऐसे ही दवाइयों को डेवलप करता है ना। उसको पता होता है ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ड्रग का नेचर कैसा है ना। और उसके नेचर के हिसाब से ड्रग के फॉर्मुलेशन को डिजाइन किया जाता है। ठीक है। तो ये है आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको समझ में आया होगा, नहीं तो